तो आज रेडियो एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं, है ना। उसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, 1-2 लेक्चर लगेंगे और उसके बाद फिर लास्ट के जितने भी क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं वो सब हम करेंगे और कंप्लीट हो जाएगा अपना चैप्टर। तो लास्ट में हम लोगों ने हाफ लाइफ पढ़ लिया था और उसके कुछ फॉर्मूले भी देख लिए थे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिके लॉ भी देख लिया था, है ना। फॉर्मूला आया था n=n0 2^-t/t1/2। तो वो सारे फॉर्मूले आपको एक जगह नोट कर लेना है, एक जगह पे आप लिख लो, तभी क्वेश्चन आपसे अच्छे से होगा। तो आप क्या करो, जितने भी अभी रेडियो एक्टिविटी पढ़ी तो उस रेडियो एक्टिविटी के जितने फॉर्मूले को एक जगह पर आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो आपको क्या फील भी आने लगी और आपको जल्दी क्वेश्चन होने लगेंगे, ठीक। आज हम एक और एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज एवरेज लाइफ, या नोट करो मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एवरेज या फिर मीन लिखो, मीन सही है, मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। देखो मीन लाइफ क्या है, जब भी यार देखो हाफ लाइफ क्या चीज थी, जितने टाइम में हमारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इनिशियल न्यूक्लियाई के हाफ नंबर में रह जाए तो उसे हमने क्या बोलते थे, उसमें जो टाइम लगता था उसे बोल दिया था हाफ टाइम। अब एवरेज के लिए क्यों बात की गई, मीन के लिए क्यों बात की गई? एक्चुअली जो हमारा कोई भी एक सैंपल गिवन है ना, उस सैंपल में कई सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। अब कब कौन सा न्यूक्लियाई डिके होगा ये हमारे और आपके हाथ में नहीं है। एक गिवन सैंपल में, एक आपको सैंपल गिवन है, उस सैंपल में कितने कई सारे न्यूक्लियाई ऐसे होंगे जिनकी लाइफ बहुत कम होगी और कई ऐसे होंगे, क्योंकि ये रैंडम प्रोसेस, आप चाहो तो स्टार मार्क करके नोट कर सकते हो, रेडियो एक्टिव प्रोसेस इज अ रैंडम प्रोसेस, है ना। हम इसे कंट्रोल नहीं करते, ये तो अपने आप होता है ना स्पॉन्टेनियसली। तो बेसिकली कई एक जो सैंपल गिवन है उस सैंपल में कई सारे न्यूक्लियाई की जो लाइफ है वो बहुत कम है, शॉर्ट लाइफ है, और कई सारों की जो लाइफ बहुत ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उनका एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एवरेज कैलकुलेट करना तो अपने को आता है ना। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ कि हमने अपनी जो क्लास है उससे कई सारे पैसे इकट्ठे किए, मैं बोलूँ एवरेजन कितने पैसे इकट्ठे हुए, तो आप क्या करोगे, सारे जो पैसे इकट्ठे हुए और नंबर डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दोगे तो एवरेज मनी निकल आएगी, हर एक ने इतना लगभग पैसा दिया होगा। तो इसी तरह से किसी भी गिवन सैंपल के लिए अगर हम टाइम फॉर मीन लाइफ कैलकुलेट करने जाएं तो ये कैसे निकालोगे आप कैलकुलेट करोगे सम ऑफ ऑल लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन गिवन सैंपल। सबकी टोटल लाइफ ऐड कर लेंगे और कितने रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई हैं उस सैंपल में, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन लाइफ निकल आएगा। और मीन लाइफ इज इक्वल टू, इसका जो डेरिवेशन करते हैं तो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा टी मीन इज इक्वल टू 1/λ। हमें तो ये याद होना चाहिए। क्लियर है? तो इसको स्टॉप करके इसे नोट करो। अब इस पे जो क्वेश्चंस आ चुके हैं या कहीं अच्छे क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं वो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, है ना। अपने से क्वेश्चन बनाने में क्या डेटा इधर उधर है, इसलिए वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में आया हो, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो इसको स्टॉप करके इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नोट करो आप, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बट ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। फिर एक ऐसा पोर्शन भी कराऊंगा जो सिर्फ एडवांस के लिए होगा, नीट के स्टूडेंट्स को वो नहीं करना है, मैं बता दूंगा। पर हाफ लाइफ ऑफ अ एलिमेंट इज 3.8 days। हाफ लाइफ ऑफ अ एलिमेंट इज 3.8 days। आफ्टर हाउ मैनी डेज ओनली 1/20 of sample will be left over। After how many days only 1/20 of the sample will be left over, है ना। टाइम गिवन क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं। हाफ लाइफ गिवन है कितना, 3.8
डेज, और आपको क्या गिवन है कि 120th रह गया। अब याद है एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला था? हमने फॉर्मूला पढ़ा था n इज इक्वल टू एन नॉट 2 की पावर, देखो फॉर्मूला तो रियलिटी में ये था e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, बट हमने लैम्डा और टाइम पीरियड में एक फॉर्मूला देखा था, याद आया कुछ? वो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की थी, उस फाइनली सिंप्लीफाई किया था, तो आया था 2 इंटू माइनस टी अपॉन टी ऑफ हाफ। ये फॉर्मूला हमने फाइनली सॉल्व किया था। अब बस उसने बोला कि अच्छा मन में आया कि ये क्यों रखा, अगर लैम्डा गिवन होता डिके कांस्टेंट तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते, वो वाला। इसमें एन क्या होता थी, एन वो न्यूक्लियाइज का नंबर होता था जो अनडिके हैं, तो वो कितना गिवन है, एन नॉट बाई 20 इज इक्वल टू एन नॉट 2 की पावर माइनस टी अपॉन, ये गिवन है हाफ लाइफ 3.8 डेज। बस सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 1/20 इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस टी अपॉन 3.8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 20 या ऐसे लिख दो, ठीक है। अब बस लॉग ले लो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, t अपॉन 3.8 इंटू लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग 20, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.8 मल्टीप्लाई बाय ln 20 अपॉन ln 2। अब इन सब की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू एग्जाम में आपको अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 110% गिवन होगा, तो उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस कराता हूँ। और देखो क्वेश्चन नोट करो। अब ये क्वेश्चन तो सिंपल सा ही है, फिर भी चलो नोट कर लो, मैं जल्दी से बता देता हूँ उसमें क्या करना है। 1 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टेक 50 सेकेंड टू लूज 1 सेंटीग्राम, फाइंड इट्स हाफ पीरियड, फाइंड इट्स हाफ पीरियड। कितना टाइम गिवन है, 50 सेकेंड, और इनिशियल मास कितना था 1 ग्राम, लूज कितना कर रहा है 1 सेंटीग्राम। तो आपसे पूछा गया फाइंड दी हाफ लाइफ। अब आपको अगर याद हो ना, तो जो फॉर्मूला हमारा आया था, क्वेश्चन नोट कर लो, इसको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। फॉर्मूला आया था n इज इक्वल टू एन नॉट 2 की पावर माइनस स्मॉल टी अपॉन हाफ लाइफ। इस फॉर्मूले को हम मास के फॉर्मेट में बदल पाते थे, m इज इक्वल टू एम नॉट 2 की पावर माइनस स्मॉल टी अपॉन टी 1/2, और इसे एक्टिविटी में भी बदला था, एक्टिविटी ए इज इक्वल टू एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टाइम इज इक्वल टू ए नॉट इनिशियल एक्टिविटी इंटू 2 की पावर माइनस टी अपॉन टी हाफ। तो बोला था कि इन तीनों फॉर्मेट में किसी भी फॉर्मेट पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, मास पे बेस्ड है। अब उसने क्या बोला कि 50 सेकंड के बाद 50 सेकंड में 1 सेंटीग्राम लूज करता है, सेंटीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.01, तो 1 ग्राम में से 0.01 हटा दोगे आप तो 9 ग्राम। तो कितने पहले कितना था, एम नॉट कितना था 1 ग्राम, कितना बचा 1 ग्राम, 1 सेंटीग्राम लूज कर गया, तो बचा कितना 0.99 ग्राम। टाइम कितना लगा 50 सेकेंड। तो अब देखो इस फॉर्मूले में यार रखना ही क्या है, 0.99 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 की पावर माइनस 50 अपॉन टी हाफ। अब इस एक्सप्रेशन में आप ध्यान से देखो तो सिर्फ क्या करना है, आप इसे क्या लिख सकते हो 100, दोनों साइड वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर उसके बाद दोनों साइड ln ले लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा, है ना। आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड जाके 100/99
ये नीचे आएगा, फिर इसे ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 250 अपॉन टी हाफ, दोनों साइड ln ले लोगे तो क्या हो जाएगा 50 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू इसे क्या लिख देंगे हम ln 100 माइनस ln 99। L log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, तो इसका तो यहाँ काम हो गया, डिवाइड बाय ln 2। अब बस देखो इस एक्सप्रेशन से अगर हमें सारे वैल्यूज गिवन है तो टी हाफ निकल आएगा इजीली। ठीक है, तो चलो इसको स्क्रीन स्टॉप करके नोट करो। तो अब नेक्स्ट नोट करो, रेडियो एक्टिव सीरीज, है ना। तो कई बार क्या होता है, ये थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट, अब जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है ना, इसमें कई सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं और न्यूमेरिकल बनेंगे। न्यूमेरिकल कैसे आएंगे वो हम ये सेगमेंट कंप्लीट होने के बाद देखेंगे, है ना। पहले इस पूरे कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली पढ़ लेते हैं, इसमें पैरेलल डिके भी आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। ऑल्दो इतने टफ क्वेश्चन पूछते नहीं जाते, लेकिन कर लेते हैं, है ना। जैसे हम एक बात करें, कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई था अपना, मान लो A1 था, ये अपना पेरेंट न्यूक्लियाई था। ये न्यूक्लियाई ब्रेक होके स्टेबिलिटी गेन करने के लिए A2 में कन्वर्ट हुआ, बट और इसका डिके कांस्टेंट क्या मान लिया, λ1। बट जो A2 बना, जो इसका बेसिकली डॉटर न्यूक्लियाई है, जो बना अपना A2, ये कोई गारंटी तो नहीं कि स्टेबल हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ये A1 बदलना चाहता था कि स्टेबल न्यूक्लियाई में, और उसने एक अपना डॉटर न्यूक्लियाई बनाया, दैट इज A2। बट कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो हमारा न्यूक्लियाई बना, जो फॉर्म हुआ, वो भी अनस्टेबल निकला, वो भी रेडियो एक्टिव निकला। तो फिर क्या होता है, तो कई बार आपका डिके होता है, तो इसके बाद ये किस में कन्वर्ट होगा, A3 में। मान लो A3 भी फर्दर रेडियो एक्टिव निकला, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी और फाइनली आपको कब तक चलती रहेगी, जब तक कि हमें एक स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं मिल जाता, है ना। इसी तरह से ये λ2 इस तरह से चलते आएगा। तो ये जो सीरीज मिली, दिस सीरीज इज नोन एज रेडियो एक्टिव सीरीज। मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूं। ज्यादातर बुक्स में गिवन नहीं होता, बट सिर्फ पढ़ लो। और वो सीरीज कौन सी है उसकी इंफॉर्मेशन मैं लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा, कि इन सीरीज में कौन कौन से पेरेंट्स जो न्यूक्लियाई होते हैं उनके नाम, और बस याद कर लेना, सिर्फ दिमाग में रख लेना थोड़ा सा, तो आपको समझ में आए सीरीज है क्या चीज। सीरीज ये कोई भी एक पेरेंट न्यूक्लियाई होता है, वो कई बार डिके होता है। क्यों डिके होता है, क्योंकि अगर उस डिके हो गए स्टेबल न्यूक्लियाई बन गया तब तो अच्छी बात है, बट नहीं बना तो तब तक डिके होता रहा जब तक ये एक स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं बनता। और ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सीरीज बोलते हैं। ये सीरीज मेनली 4 टाइप की होती हैं। फर्स्ट 4n, 4n+1, 4n+2 एंड 4n+3। इसमें कौन से न्यूक्लियाई आएंगे, कौन से टेबल हो गए, पूरी टेबल लेक्चर के लास्ट में या इसके आगे ही जस्ट ऐड कर दूंगा, तो आप उसे एक बार देख लेना और नोट कर लेना बस। ठीक है, नेक्स्ट ऐड नोट करो। तो आपने पूरी सीरीज देख ली होगी, और उसमें कुछ भी, जैसे 4n है तो थोरियम का कितना हो गया 238। तो इसका मतलब ये होता है कि अच्छा n क्या चीज है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। जैसे थोरियम का आपने से देखा होगा सीरीज में 238 है, जो कि 4 से डिविजिबल है ना। इसी तरह से 237 होता तो वो अलग 4n+1 टाइप में जाता। तो इस टाइप से वो पूरी सीरीज बनी हुई है ना, उसी के बेसिस पे उन्हें नाम दिया गया बस। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। अब रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम क्या चीज है उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो ये अपना A1 था, A1 से क्या बना, A2 बना, λ1 ये मान लेते हैं, फिर क्या बना, A3 बना,
इसे λ2 मानते हैं और ऐसे फर्दर कंटिन्यू होता रहता है कब तक, जब तक कि हमारा कोई स्टेबल न्यूक्लियाई बन नहीं जाता। ओके, आपको याद है एक चीज हमने पढ़ी थी, डिके लॉ। अब ध्यान समझो डिके लॉ क्या था। डिके लॉ में क्या बताया जाता था, बेसिकली डिके की यूनिट क्या होती थी, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, डीपीएस। किसी भी न्यूक्लियाई, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई के डिसइंटीग्रेट होने का रेट क्या चीज होता था, dN/dt। dN/dt का मतलब क्या होता था कि अगर dt टाइम स्लॉट में, ध्यान से dt टाइम स्लॉट में dN रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो गए तो इस सैंपल की डिसइंटीग्रेशन का रेट क्या होगा इस समय पर। जैसे मैंने बोला कि अभी टाइम है t, तो यहां पर कुछ न्यूक्लियाई है और जब टाइम t प्लस dt हो गया तो कुछ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई हुए। टाइम t से t2 t प्लस dt होने में मान लो जो न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होगा दैट इज dN, तो डिसइंटीग्रेशन का रेट क्या हो जाएगा, dN/dt। इस dN/dt को ही हमने बोला था एक्टिविटी ऑफ सैंपल। क्लियर? एंड अकॉर्डिंग टू डिके लॉ इट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ n, where n is what, n is the undecayed parent nuclei, जो अनडिके रह गए वो था ये। क्लियर है? दिस इज द डिसइंटीग्रेशन रेट कि dt टाइम में जो न्यूक्लियाई dn थे वो अगर डिसइंटीग्रेट हो गए तो इसकी डिसइंटीग्रेशन का रेट क्या हो जाएगा, dN/dt। इसे ही हम बोलेंगे एक्टिविटी ऑफ सैंपल एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनडिके न्यूक्लियाई एट द पेरेंट न्यूक्लियाई एट दिस पर्टिकुलर टाइम। और फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था तो यहाँ पर क्या था, λ/n। ठीक है यहाँ तक? ओके, हमने मान लिया एट टाइम t ये न्यूक्लियाई का नंबर है कुछ n1, इसका नंबर है n2 और इसका नंबर है कुछ n3। इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो केवल पहले भी पढ़ रखा है। अगर हम बात करें इस न्यूक्लियाई को ध्यान से देखें, ये A2 को, तो प्रोसेस क्या हो रही है कि A1 डिसइंटीग्रेट होके क्या बना रहा है, A2, और A2 डिसइंटीग्रेट होके, सॉरी A3 लिखना चाहिए, डिसइंटीग्रेट होके क्या बना रहा है, A3। तो किसी भी टाइम में A2 इक्विलिब्रियम में कब होगा, देखो A2 में दो चीजें हो रही है, A2 एक तो बन भी रहा है और डिसइंटीग्रेट भी हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि A2 रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम में हो तो ऐसा कब हो सकता है, जब A2 का प्रोडक्शन रेट A2 के डिसइंटीग्रेशन रेट के, डिसइंटीग्रेट होने के रेट के इक्वल आ जाए। फील करो, मेरे पास 100 रुपए है और मेरे पास कहीं से पैसे आ रहे हैं और मैं कहीं पैसे खर्च कर रहा हूं और मैं चाहता हूं मेरे पास 100 के 100 रुपए बने रहें। तो ऐसा कब हो सकता है, जब आने वाला रेट और जाने वाला रेट बैलेंस हो जाए। तो हमारा जो A2 है वो क्या हो रहा है, उसमें दो बातें हो रही हैं। एक तो A2 प्रोडक्शन भी हो रहा है, कौन डिसइंटीग्रेट हो रहा है, हमारा डिसइंटीग्रेट हो रहा है A1, ये डिसइंटीग्रेट होके A2 बना रहा है, और A2 डिसइंटीग्रेट होके क्या बना रहा है, A3। तो A2 रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम में कब हो सकता है, जब प्रोडक्शन रेट ऑफ A2 विल बी इक्वल टू डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ A2। क्लियर है? तो अब एक चीज हम लिख सकते हैं, प्रोडक्शन रेट ऑफ A2 इट इज इक्वल टू λ1 इंटू n1। पहले ये अच्छे से क्या लिख दिया, A2 का प्रोडक्शन का रेट बोलूं या फिर डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ A1, एक ही बात है, क्योंकि जिस रेट से A1 डिसइंटीग्रेट होगा उसी रेट से A2 प्रोड्यूस होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं और डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ A1, और A1 के डिसइंटीग्रेट होने का रेट, किसी भी न्यूक्लियाई के डिसइंटीग्रेट होने का रेट अभी अभी देखा था, क्या सीखा था हमने, याद करो, dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू n। लैम्डा किसका, ये वाला, ये लिख दिया मैंने, और बचे हुए न्यूक्लियाई किसके, पेरेंट न्यूक्लियाई, मतलब इसमें क्या आएगा, n1। तो ये चीज आएगी, इसको बना दो इक्वेशन 1। इसी तरह से हम लिखेंगे डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ A2। तो A2 की डिसइंटीग्रेट होने का रेट क्या हो जाएगा,
A2 के डिसइंटीग्रेट होने का रेट हो जाएगा, A2 किस रेट से डिसइंटीग्रेट होगा, N2 इंटू लैम्डा 2। एंड फॉर रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम लैम्डा 1 N1 शुड बी इक्वल टू लैम्डा 2 N2। किसके लिए, फॉर रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम, ये उसकी कंडीशन है। क्लियर है? तो बस इस पे कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और काफी सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मैं बनाऊंगा भी, एक दो करा भी दूंगा इसको। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।